हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं मौलिक अधिकार का पार्ट 3। हम लोग मौलिक अधिकार आर्टिकल 24 तक देख चुके थे और आज हम लोग आर्टिकल 24 के बाद जो भी अनुच्छेद है उसे हम देखेंगे। ठीक है। आर्टिकल 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है। आर्टिकल 25 में कहा गया है कि भारत में जितने भी नागरिक हैं सभी को अंतःकरण की स्वतंत्रता है, यानी कि वह अपने अनुसार अपने धर्म को मान सकता है। कोई है जो अनिश्वरवादी मानता है, कोई ईश्वरवादी मानता है, कोई है जो भगवान को निर्गुण मानता है, कोई सगुण मानता है। ठीक, कोई पत्थर के रूप में उसे पूजा करता है, कोई पत्थर के रूप में नहीं मानता है। तो उसे अंतःकरण की स्वतंत्रता है, वह जिस तरह से चाहे अपने धर्म को, अपने भगवान को, अपने आस्था को मान सकता है। और आर्टिकल 25 में ही लिखा हुआ है कि प्रत्येक व्यक्ति को धर्म मानने, आचरण को या आचरण का प्रसार करने की स्वतंत्रता है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म को प्रचार प्रसार कर सकता है। ठीक है। इस पे कुछ युक्त प्रतिबंध लगाया गया है। आर्टिकल 25 पे 3 आधार पर प्रतिबंध लगाया गया है। पहला है लोक व्यवस्था, दूसरा है स्वास्थ्य, तीसरा है सदाचार। जैसे कि हम आपको एग्जाम्पल देते हैं, कोई ऐसा आस्था है जो आपको जान ले, आपके स्वास्थ्य को हानि कर दे। ठीक, तो ऐसे वैसे स्थिति में हो सकता है कि सरकार आपको आस्था मानने पे मना कर दे, क्योंकि यह आपके स्वास्थ्य की बात आ जाता है। आर्टिकल 25 में 2 स्पष्टीकरण दिए हुए हैं। पहला है कि सिख धर्म भाई को कृपान रखने का अधिकार है। ठीक है, कृपान है जो सिख धर्मों में बहुत ही जरूरी होता है। और दूसरा है कि हिंदू धर्म में सिख, बौद्ध, जैन शामिल माने जाएंगे। अगर कहीं भी संविधान में हिंदू धर्म की बात हो रहा है तो उसमें सिख, बौद्ध, जैन तीनों सम्मिलित होंगे। ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 में आपको धार्मिक संगठन बनाने का अधिकार है, उस संगठन को प्रबंधन करने का अधिकार है। ठीक, और उस संगठन के लिए संपत्ति खरीद बिक्री करने का अधिकार है, और जो धार्मिक संगठन के लिए जो आप संपत्ति का खरीद बिक्री किए हैं उसे प्रबंधन करने का अधिकार है। ठीक है, तो यह सभी आर्टिकल 26 में दिया हुआ है। आर्टिकल 27 में लिखा हुआ है कि राज्य कोई भी ऐसा कर नहीं लगाएगा जिससे किसी धर्म को बढ़ावा मिले। जैसे कि आपको पता है कि मुगल काल में या दिल्ली सल्तनत के समय में एक कर लगाया था जिसे जजिया कर कहते थे। जजिया कर जो मुसलमान नहीं थे उस पे यह कर लगता था। ठीक, तो यह क्या था? यह इस्लाम धर्म को बढ़ावा देने के लिए मुसलमान छोड़कर दूसरे धर्मों पर यह कर लगाया था। ठीक है, तो यह मुसलमान धर्मों को बढ़ावा देता था। तो इसमें लिखा हुआ कि राज्य कोई भी ऐसा कर नहीं लगाएगा। हाँ, शुल्क लिया जा सकता है। ठीक, प्रबंधन करने के लिए, जैसे कि कोई मेला लगता है या कोई पंडाल वगैरह लगता है तो वहां पे क्या करते हैं, राज्य है जो शुल्क लेता है, तो शुल्क लिया जा सकता है, लेकिन कोई स्पेशल कर नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है। आर्टिकल 28 में है कि ऐसा शिक्षण संस्थान जो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त हो तथा राज्य द्वारा उस संस्थान को वित्तीय सहायता प्राप्त होता हो। ठीक, तो ऐसे जो संस्थान है वह धार्मिक शिक्षा तो दे सकता है लेकिन किसी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। ठीक है। और तीसरा है कि अगर कोई ऐसा शिक्षण संस्थान है जो राज्य द्वारा प्रबंधन होता हो तथा उसका वित्तीय प्रबंधन भी राज्य ही करता हो तो ऐसे संस्थानों पर धार्मिक शिक्षा प्रतिबंध लगा दिया गया है, यानी कि ऐसे संस्थान जो राज्य चलाता हो वहां धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। ठीक। नेक्स्ट है आर्टिकल 29 और 23। इसमें सांस्कृतिक संरक्षण का अधिकार दिया गया है, यानी कि व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो वह अपना संस्कृति संरक्षण कर सकता है, यानी कि संस्कृति का संरक्षण कर सकता है। ठीक है। आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 में क्या है? आर्टिकल 29 में राज्य के अंतर्गत कोई विशिष्ट नागरिक समुदाय जो सांस्कृतिक तौर पर, भाषाई तौर पर, लिपि तौर पर अल्पसंख्यक है तो उसे अपने संस्कृति, भाषा एवं लिपि को संरक्षण करने का अधिकार है। ठीक है। और इसी में दूसरा है राज्य शिक्षण संस्थान को जाति, मूल वंश, भाषा, धर्म के आधार पर वित्तीय सहायता या मान्यता देने से राज्य मना नहीं कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति अपने धर्म को लेकर कोई स्कूल खोलना चाहता है, कोई कॉलेज खोलना चाहता है, या अपने भाषा को लेकर स्कूल या कॉलेज खोलना चाहता है तो उसे राज्य है जो मना नहीं करेगा। ठीक है। और सेम बात आर्टिकल 30 में भी लिखा हुआ कि भाषाई अल्पसंख्यक, धार्मिक अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान खोला जा सकता है, बस इसमें मूल वंश नहीं दिया हुआ। नेक्स्ट है आर्टिकल 31। पहले या मूल संविधान में इसमें संपत्ति का अधिकार था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 में इसे आर्टिकल 300A में विधिक अधिकार बना दिया गया और अब संपत्ति को राज्य सार्वजनिक उपयोग के लिए ले सकता है। हाँ, इसके लिए वह
उचित मुआवजा देगा। आप देखते होंगे कि जब सड़क बनता है तो क्या होता है, जमीन है जो सरकार अधिग्रहण कर लेता है, ठीक, और उसके बदले वह मुआवजा देता है, ठीक है। तो राज है जो संपत्ति को अब ले सकता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 32। तो आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया था। आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अगर कोई व्यक्ति या कोई कंपनी या समुदाय आपके मूल अधिकार को हनन करता है तो वह व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है, ठीक है। एक चीज और याद रखना है कि अगर मूल अधिकार का हनन होता है तो आप सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही नहीं जा सकते हैं, अनुच्छेद 226 के तहत आप उच्च न्यायालय भी जा सकते हैं, ठीक है। और चूंकि हम यहाँ पे मूल अधिकार पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे हम यहाँ पे जो आर्टिकल 32 है उसके तहत सर्वोच्च न्यायालय में आप जा सकते हैं, ठीक। जब हम उच्च न्यायालय देखेंगे तो हम बताएंगे कि आपको अगर मूल अधिकार का हनन होता है तो आप आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। अगर मान लें कि ऑप्शन में आए कि मूल अधिकार के हनन होने पर आप उच्च न्यायालय जा सकते हैं, उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं, लोअर कोर्ट जा सकते हैं या जिला कोर्ट जा सकते हैं, ठीक। तो आपको उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों में आप जा सकते हैं, ठीक है। एक यहाँ पे और ध्यान देने वाली बात है, पहले जिस व्यक्ति का या जिस समुदाय का अधिकार हनन होता था वही सर्वोच्च न्यायालय जा सकता था, लेकिन अब कोई भी व्यक्ति किसी और के लिए सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। चूंकि बहुत सारे यहाँ पे भारत में गरीब लोग हैं, बहुत सारे अशिक्षित लोग हैं, तो जा ही नहीं सकते सर्वोच्च न्यायालय में, तो वैसे व्यक्ति के लिए कोई और व्यक्ति भी सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, ठीक है। और अब तो अगर पोस्ट कार्ड पर ही आप यह कहते हैं कि हमारे अधिकारों का हनन हुआ है तो जनहित याचिका के द्वारा सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनवाई करेगा, ठीक है। जनहित याचिका लाने का सबसे ज्यादा श्रेय पीएन भगवती बोहरा को जाता है, इसे याद रखें। नेक्स्ट है आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट को रीट जारी करने का अधिकार है, यानी कि अगर कोई मूल अधिकार से रिलेटेड संबंधित कोई गलती करता है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर रीट जारी करता है। रीट 5 तरह के होते हैं, ठीक है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा है उत्प्रेषण और पांचवा है अधिकार परीक्षा, ठीक है। पहला हम लोग देखते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है सशरीर प्रस्तुत करना, ठीक। बंदी प्रत्यक्षीकरण किसके विरुद्ध लिया जाता है, किसी अधिकारी के विरुद्ध। अगर कोई अधिकारी जिसके पास गिरफ्तार करने की अधिकारता हो उसके खिलाफ यह रीट जारी किया जा सकता है, तथा कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी व्यक्ति को अगर आपको बंधक बनाए हुए है तो उसके खिलाफ भी यह रीट जारी हो सकता है, ठीक है। इसमें कब कार्यवाही किया जाता है, अगर कोई अधिकारी है आपको गिरफ्तार किया है और 24 घंटा के भीतर वह बंदी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के पास प्रस्तुत नहीं करता है तो उस अधिकारी के खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट सुप्रीम कोर्ट जारी कर देगा, ठीक है, याद रखना है। दूसरा है परमादेश। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सर्वोच्च आदेश, ठीक। यह किसके विरुद्ध जारी किया जाता है, तो कोई सरकारी अधिकारी है उसके खिलाफ यह रीट जारी किया जाता है। और यह कब कार्यवाही किया जाता है, यह अगर कोई अधिकारी है जो अपने पद को दुरुपयोग कर रहा है, यानी कि पद कर्तव्य निर्वहन नहीं कर रहा, वैसे समय में सर्वोच्च न्यायालय उस अधिकारी के खिलाफ एक रीट जारी करेगा जिसे हम लोग परमादेश कहते हैं, ठीक। जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं कि आप ब्लॉक में गए और आपको आवासीय बनाना था और वह जो अधिकारी है जो आवासीय बनाता है वह आपको टहला रहा है, वह इसलिए टहला रहा है ताकि आप उसे कुछ दान दक्षिणा दें, तो क्या कर रहा है, अपने पद का निर्वहन बढ़िया से नहीं कर रहा। तो ऐसे समय में अगर आप उस पदाधिकारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस करते हैं तो उसके खिलाफ परमादेश रीट है जो जारी किया जाएगा, ठीक है। तीसरा है प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब होता है मना करना या रोक लगाना, ठीक है। जो तीसरा और चौथा है प्रतिषेध और उत्प्रेषण वो करीब करीब समान है। इसमें देखते हैं हम लोग कैसे वो दोनों करीब करीब समान है। प्रतिषेध है जो किसके विरुद्ध जारी किया जाता है, तो कोई न्यायिक संस्था या अर्ध न्यायिक संस्था के खिलाफ जारी किया जाता है, ठीक है। और कब जारी किया जाता है, जब कोई न्यायिक संस्था है जो अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन कर दे, ठीक। जैसे कि मान लिया जाए कि कोई अधीनस्थ न्यायालय है और अधीनस्थ न्यायालय में अगर कोई ऐसा केस है जिसमें फांसी की सजा का प्रावधान है, ठीक, और ऐसा केस अधीनस्थ न्यायालय को सुनवाई करने का अधिकार नहीं है, यानी कि उसकी अधिकारता में नहीं है, और उस पर वह सुनवाई करता है, तो उसके जो ऊपर वाले कोर्ट हैं, ऊपर वाले जो न्यायालय हैं, जैसे कि उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय, वह कहेगा कि आप ये अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन कर रहे हैं क्योंकि इस केस पे आपको सुनवाई करने का अधिकार नहीं है। और वह केस अगर कोई न्यायालय में चलता रहेगा तो उस वक्त है जो उसके जो ऊपर वाले जो कोर्ट हैं वह अपने नीचे वाले न्यायालय को प्रतिषेध रीट
जारी करेगा। और यह कब जारी होता है, याद रखें, सिर्फ और सिर्फ जब सुनवाई चल रहा हो, मतलब कि अभी प्रोसेस में हो। ठीक है। और चौथा है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का मतलब होता है सूचना देना या प्रमाणित होना। ठीक है। किसके विरुद्ध जारी किया जाता है, तो न्यायिक एवं अर्ध न्यायिक संस्था के विरुद्ध। इसे कब जारी किया जाता है, जब सुनवाई है जो पूरा हो गया हो, और जब वो जिस पे सुनवाई दिया है उस सुनवाई पर उस न्यायिक संस्था का अधिकारता नहीं था, यानी कि उस पे सुनवाई करने का पावर नहीं था। ठीक। और ऐसे समय में अगर वह सुनवाई पर अपना निर्णय दे देता है तो ऐसा निर्णय सुन्न हो जाएगा और सुनवाई है जो फिर से शुरू होगा। ठीक है। पांचवा है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा का मतलब होता है किस अधिकार से। ठीक है। यह किसके विरुद्ध जारी किया जाता है, किसी भी सरकारी पदाधिकारी या जो भी सरकारी नौकरी में है उसके खिलाफ यह जारी किया जाता है रिट। ठीक। इसे कब जारी किया जाता है, अगर कोई व्यक्ति अवैध तरीका से उस पद पे ग्रहण कर लिया हो, यानी कि कोई व्यक्ति है जो घूस देकर या उसके योग्य नहीं है, उस पद के योग्य नहीं है, फिर भी वह पद पर बैठा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति को पूछा जाएगा कि तुम किस अधिकार से इस पद पर बैठे हो, और उसके बाद फिर उसका डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक किया जाएगा। ठीक है। तो यह किसी भी सरकारी नौकरी के पद पर जो बैठे लोग हैं उसके खिलाफ यह जारी किया जाता है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल 33। आर्टिकल 33 में कहा गया है कोई भी व्यक्ति अगर पद पर बैठा है तो वैसे व्यक्तियों को मौलिक अधिकार कम किया जा सकता है, जैसे कि सेना या अर्धसैनिक बल। तो ऐसे पद पर बैठे व्यक्तियों को मौलिक अधिकार कम हो सकता है। जैसे सेना है, ठीक, सेना कहे कि हमें कुछ भी बोलने का अधिकार है, हमें कहीं भी रहने का अधिकार है, तो होगा ही नहीं, क्योंकि उसे जहां पे जरूरत होगा सेना का वहीं पे उसे ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक। और हर कुछ वो नहीं बोल सकता है, वो लिमिट के, वो जब जब सेना में है तब तक वो लिमिट में ही बोलेगा। ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 34। आर्टिकल 34 है मार्शल लॉ लगने पर मौलिक अधिकार शून्य हो जाएंगे। मार्शल लॉ मतलब सैनिक लॉ, सैनिक कानून अगर लगता है तो मौलिक अधिकार शून्य हो जाएगा। अभी तक भारत में मार्शल लॉ कभी लगा नहीं है, और भगवान से मनाइए कि कभी लगे भी ना, क्योंकि बहुत ही खराब स्थिति होता है तभी मार्शल लॉ लगता है। ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 35। आर्टिकल 35 में लिखा हुआ है कि संसद आवश्यकता अनुसार मौलिक अधिकार लागू करने के लिए कानून बना सकता है। ठीक है। तो इसके तहत बहुत सारे मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए बहुत सारे कानून बनाए हैं। जैसे कि अगर मौलिक अधिकार में लिखा हुआ है छुआछूत का अंत है, तो छुआछूत निवारण अधिनियम बनाया है जिसके तहत आप छुआछूत को अपराध माना गया है। तो बहुत सारे ऐसे कानून बनाए हैं संसद है जो मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए। तो यहाँ पे हमारा मौलिक अधिकार समाप्त हो जाता है। ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग जब मिलेंगे तो हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्व को देखेंगे। ठीक है। तब तक इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, बाय।